और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग 9-10 से स्टार्ट करेंगे और ये चलेगा 3-4 क्लास में, वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि जितने तरीका इनर्ट गैस वगैरह सब यूज करने का वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है? कन्फिग्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट्स का अरेंजमेंट, और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में कई जगह पर यूज करते हैं। जैसे अगर मान लें कि आप कंप्यूटर असेंबल करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ का हार्डवेयर इंजीनियर होगा वो आपसे कहेगा कि आप देखिए लिस्ट और बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए, आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो आप बताते हो कि हमें प्रोसेसर ये चाहिए, हमारे हार्ड डिस्क का ये कैपेसिटी होना चाहिए, हमारा रैम ये होना चाहिए, हमारा मॉनिटर जो इतने इंच का होना चाहिए। तो ये सारा आप टिक लगाते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसी अनुसार से वो असेंबल करके देता है, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आप मोबाइल परचेज करना होता है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, किसका रैम कितना है, इसका हार्ड डिस्क कैपेसिटी कितना है, इसका कैमरे का कितना है, पिक्सल का है, वो सारा कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कहा गया। उसी तरह से एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना प्रेजेंट है उसके अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल डेफिनेशन हुआ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 9-10 से स्टार्ट करेंगे और ये चलेगा 3-4 क्लास में, वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि जितने तरीका इनर्ट गैस वगैरह सब यूज करने का वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये आप लिखते हैं 281। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये इंफॉर्मेशन बताता क्या है कि सोडियम एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ए अरेंजमेंट बताता है। लेकिन अब ये 281 ही क्यों लिखे, हम 81 क्यों नहीं लिखे, 83 क्यों नहीं लिखे, 38 क्यों नहीं लिखे? तो ये सब कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ सिस्टम को फॉलो करता है और उन्हीं के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिटेल से जानना है, बिल्कुल इत्मीनान से। कई पार्टमेक मॉडल हम लोग पढ़े कि एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ हैं, जिस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। ये एटम का सेंट्रल पार्ट हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ में सर्कुलर पाथ हैं, और इसी सर्कुलर पाथ को हम लोग सेल कहते हैं या फिर ऑर्बिट कहते हैं। पिछला क्लास याद करो, ऑर्बिट को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे लिखा जाता है? n से। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इसके लिए फार्मूला बताया गया 2n²। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग? 1²। वैल्यू कितना हो गया? 2। आप बताओ सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 2² कितना हो जाएगा? 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने का कैपेसिटी है? 2 इंटू 3², इट मीन्स 18। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब कोई भी एटम अगर रहेगा तो उनका इलेक्ट्रॉन फिल होगा न्यूक्लियस के नजदीक वाले ऑर्बिट से, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से। जैसे अगर एक सिस्टम से बैठाया जाए तो पहले फर्स्ट बेंच पर स्टूडेंट बैठने चाहिए, फर्स्ट बेंच अगर भर गया तो फिर सेकंड बेंच पर, सेकंड बेंच के बाद में फिर कहाँ? थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से होगा। एक सिस्टम से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। जब फर्स्ट ऑर्बिट फिल्ड हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगा? 2। तो फिर कहाँ जाएगा? सेकंड में। सेकंड ऑर्बिट में कितने का है? 8 का। ये पूरा जब 8 फिल्ड हो जाएगा तब फिर जाएगा थर्ड में, थर्ड के बाद में फोर्थ में, और इसी तरीके से आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा। यहां आप देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये पिछले क्लास में जो हम लोग लिखे हैं, हम लोग ये टॉपिक लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन अकाउंट ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी जिसे k से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 2। सेकंड में 8, 18 और 32। इसको आप पहले नोट कर लो, उसका कॉन्फ़िगरेशन। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया, तो इनका कन्फिगरेशन हो गया 1। एक ही इलेक्ट्रॉन था तो फर्स्ट ऑर्बिट में गया। हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, यहाँ 2। इसके बाद आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा 2 और सेकंड ऑर्बिट में 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है? 2, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है वो कहाँ आएगा? सेकंड ऑर्बिट में। अब आप बताओ सेकंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का? 8, तो जितना बचा हुआ रहेगा उसके अनुसार से, यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि इस तरीके से रो बना हुआ है। पहले वाले में 2 चेयर लगा हुआ है, दूसरे वाले में 8 लगा हुआ है, फिर 18 लगा हुआ है, और हर एक 100 में बैठाने का जवाब दे ही दिया गया है कि आगे से आप बैठाना शुरू कीजिएगा। तो जितने लोग आएंगे आगे से बैठते चले जाएंगे पीछे की तरफ में। तो लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, यहाँ 4, बोलो कन्फिगरेशन 2 2, बोरॉन का 5, कन्फिगरेशन 2 3, यहाँ 3 होगा क्योंकि सेकंड ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड, और सेकंड का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है? 8। देखो सेकंड में 8, वहीं थर्ड में कितने का? 18 का। तो ये बोरॉन इस तरीके से भरता चला जाएगा। कार्बन का 6, बोलो कन्फिगरेशन 2 4, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5, ऑक्सीजन का 8, बोलो कन्फिगरेशन 2 6, फ्लोरीन का 9 2 7, नियॉन का 10 2 8, सोडियम का 11, तो इनका कन्फिगरेशन 2 8 1 2 8 1, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है? 8 का। अब थर्ड ऑर्बिट में गया, थर्ड ऑर्बिट सेकेंड वाले ऑर्बिट से भी बड़ा है, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है? 18 का। थर्ड ऑर्बिट में 18 का, और फोर्थ ऑर्बिट में कितने का? 32 का। तो देखते हैं वहां पर क्या आएगा। तो इसको आप कॉपी करोगे और जहां तक हम लिख रहे हैं वहीं तक का कन्फिगरेशन लिखोगे। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम का लिखो, बोलोगे नहीं, अब आप कॉपी में लिखिए। का 2 8 2, कॉमन नहीं बोला जाता है बार बार, ठीक है। यहां बोलो 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। यहाँ नीचे हो जाएगा इसलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं। पोटासियम का 19 था, तो इनका 2 8 9 होना चाहिए था, 2 8 9। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है? 18 इलेक्ट्रॉन का है। थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन अगर आप 2 8 9 लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में ये कन्फिग्रेशन आपका गलत हो जाएगा, 2 8 9 नहीं होता है। अब इस जगह पर एक रूल आता है, रूल को हम ऐसे समझते हैं, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ ध्यान दो। आप इनकम टैक्स का नाम सुने होंगे, आपके पेरेंट्स बात करते होंगे इनकम टैक्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको समझाने के लिए एक सिंपल तरीका लेके चलते हैं। मान ली कि गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आपका एनुअल इनकम 2 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 2 लाख से नीचे है तो आप टैक्स फ्री है, ठीक है। ये एक रूल है, लेकिन एक व्यक्ति को नहीं पता था कि ऐसा कुछ रूल है। उसको सिर्फ ये पता था कि अगर आप कुछ काम करते हैं, कमाते हैं, आपका इनकम है, तो फिर आप जाएंगे सरकार को, आपको उसका कुछ एक पार्ट पेमेंट करना होता है, टैक्स देना पड़ता है। वो पूरे साल भर मेहनत किया, 1 लाख रुपया कमाया, सरकार के पास में गया, बोला कि हमको टैक्स जमा करना है। सरकार पूछी कि कितना कमाए हैं इस साल, तो बोला 1 लाख रुपया। बोला नहीं नहीं, ये आप जाइए, आपका है पूरा का पूरा पैसा, आपने मेहनत किया, ये पूरा का पूरा पैसा आपके लिए है। दूसरे साल गया,
इस बार वो थोड़ा और ज़्यादा मेहनत किया था, 1.5 लाख कमाया वो, फिर गया, फिर उसको गवर्नमेंट बोलती है कि ये पूरा का पूरा पैसा आपका है क्योंकि आपने ज़्यादा मेहनत किया है। तीसरे साल अब उसके दिमाग में बैठ गया कि इसका मतलब यह है कि हम जितना मेहनत करेंगे वो सारा का सारा मेरा पैसा है, मेरा ही अधिकार बनता है, और ज़्यादा मेहनत किया। इस बार 2.5 लाख रुपया वो कमाया, ठीक है, लेकिन इस बार में वो गया नहीं जमा करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग में था कि फिर जाएंगे तो बोलेगा आपने मेहनत किया है, ये आपका पैसा है, आपकी मर्जी जैसे खर्च करें, ठीक है। उधर से नोटिस आ गया, बोला कि अब आपको टैक्स देना है। तो बोला टैक्स, ये मेरा पैसा है, हमने कमाया है, हमने मेहनत किया है, तो मेरी मर्जी हम जैसे खर्च करें। वहां समझाया जाता है उसको कि बिल्कुल ये आपका पैसा है, लेकिन बहुत सारी चीजें वैसी हैं जो सरकार आपके लिए करती है। जैसे सरकार आपके लिए रोड बनाती है, सरकार आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट करती है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट है, स्कूल गवर्नमेंट है, कॉलेज गवर्नमेंट का है, तो उसको पेमेंट कहाँ से आएगा? उसका पेमेंट आप जैसे सक्षम लोग जो 2 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, वो जो एक छोटा सा पार्ट आप शेयर करते हैं, उसी को टैक्स कहा जाता है, वो आपको पे करना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो क्रिएट कुछ करती नहीं है, जो आप काम करते हैं 2 लाख से नीचे तक में है तो आपको माना जाता है कि आप देने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसका मतलब अब आप सक्षम हो गए हैं, अब आप पे कर सकते हैं, अब आपको पे करना चाहिए ताकि सोसाइटी का भी भला हो। वैसे ही यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन यहां भी कहा जाता है कि 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, लेकिन आपके बाहर में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे वहां 2 लाख से ज्यादा था तो क्या देना पड़ा था? टैक्स देना पड़ा था। तो उसी तरीके से यहां 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो टैक्स में चला जाएगा। तो बताओ तो यहां 8 से कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इस जगह पर वो रूल हम लिखवा देंगे, इसलिए कॉपी नहीं करना, ये रूल में आ जाएगा। पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 8 8 1, यानी कि जो एक्स्ट्रा था वो कहां चला गया? टैक्स में चला गया, उस जगह पर। बोलो कोई दिक्कत? रूल में लिखिए पहले। अगर ये 2 8 9 लिखे हैं तो ऐसे क्रॉस कीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, रूल लिखिए, रूल लिख करके डैश दीजिए। लिखो outermost orbit doesn't contain outermost orbit doesn't contain more than 8 electron, doesn't contain more than 8 electron, more than 8 electron। यानी कैपेसिटी चाहे आपका कुछ भी हो, बाहर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। क्लियर है यहां तक? तो पोटासियम का लिख लिया, करेक्शन कर लीजिए अगर गलत हुआ है तो। पोटासियम के बाद में कैल्शियम का लिखो, एटॉमिक नंबर 20 होता है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम का लिखोगे, इनका 21 होता है। कैल्शियम का बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 8 8 2। इनका कॉन्फ़िगरेशन 8 3। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर आप इमेजिन करो कि 2 लाख जितना कमा रहा है, उसके बाद में सब सरकार अगर टैक्स लेना शुरू कर दे तो कोई 2 लाख से ज्यादा कमाएगा? बोलेगा यार तो सब तो तुम टैक्स ही ले लोगे, तो फिर हम कमाएंगे काहे के लिए? हम 2 लाख से कम ही नहीं कमाएंगे, उसके बाद में बाकी का आराम करेंगे। तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सरकार कहती है कि अगर आप हमें टैक्स देते हैं तो हम आपको कुछ बेनिफिट भी देंगे, और उसके एवज में बेनिफिट होता है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से यहां कहता है, इस जगह पर यह स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया। कहा कि कर क्या रहे हो? अरे जितना कमाओगे सब थोड़ी टैक्स देना है। आप टैक्स दे दिए, 2 तक दे दीजिए, 2 के बाद में आप अपना रखना शुरू कीजिए, उसके बाद में कुछ नया प्लान आएगा तो वो आपको बताया जाएगा। तो इस जगह पर अब एक नया रूल आता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इफ सेकेंड लास्ट ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड। यानी बाहर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे अगर उसके ठीक पहले वाले में और जगह भरने का कैपेसिटी है। बताओ तो इसके पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है? 18 का, 18 का, और अभी भरा हुआ कितना है? 8। तो अभी तो ये पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है, खाली है, तब उस आ सकते हैं।
तो नए रूल के अनुसार से अब यहां स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये रूल लिखवाएंगे इस जगह पर, पहले बोर्ड पर देख लो। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 9 2, यानी कि बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए और फिर अंदर में क्या करना शुरू कर देंगे, फिल करना शुरू कर देंगे। कब तक फिल करना शुरू करेंगे, जब तक ये 18 नहीं हो जाए, जब तक कि 18 नहीं हो जाए। जब ये 18 हो जाएगा तो फिर 2, अब ये किस में कन्वर्ट करेगा, 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 लिखेंगे नहीं, 8 के बाद में अब जितना इलेक्ट्रॉन है वो फिर कहां जाएगा, बाहर में, कहां तक, 2 तक, वहां 2 इलेक्ट्रॉन दिए, अब फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी 2 रूल आ गया। पहले वाला रूल में ये कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, बाहर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और फिर कहता है कि बाहर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा अगर उसके पहले वाला पार्शियली फिल्ड है, पूरे कैपेसिटी से नहीं भरा है। कई बार में स्टूडेंट बात को ध्यान से नहीं पकड़ता है तो यहां अटक जाता है कि सर देखिए, तो आप यहां पे 2 3 लिखे हैं, इस जगह पर आपने तो लिखा 285, ये तो 2 से ज्यादा है। पूरा सेंटेंस को समझो, क्या कर रहा है कि यहां पर इसके पहले वाले का बताओ तो इसका कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन का है, तो ये तो पूरा भरा हुआ है। रूल ये कहता है कि सेकेंड लास्ट ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड है, पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, तब 2 से ज्यादा नहीं होगा, बाहर में 2 रख लीजिए और उसके बाद अंदर में जितना कैपेसिटी है उसको हम लोग फिल करते चले जाएंगे। तो स्कैंडियम का तो हमको लगता है सब लोग का गलत हुआ होगा, तो रूल लिखिए यहां पर, रूल लिखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट doesn't contain outermost orbit doesn't contain more than 2 electron if second last orbit is partially filled, if second last orbit is partially filled, यानी कि अब स्कैंडियम का 2892, बोर्ड पर देखना, स्कैंडियम के बाद में टिटेनियम का 22 होता है। बताओ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 2, जोड़ करके देखो 22 होना चाहिए, 2 and 8 10 and 10 20 और 2 22। वेनेडियम का 23 होता है, बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन 11 2। समझ में आया कैसे करना है, तो इसको आप नोट कीजिए और जो दे रहे हैं वो आप सही करोगे। क्रोमियम का 24 होता है, मैंगनीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। इनका ये फिल करो। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएं, 2 8 12 2, मैंगनीज का 13 2, यहाँ 2 8 14 2, यहाँ 15 2 16 2, 2 8 17 2, 2 8 18 2। लिख लिए कॉन्फ़िगरेशन आप लोग। अब जो आयरन का सबसे पहले पूछे थे आप लोगों से कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया कि आयरन का क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो नहीं पहुंच पा रहे थे, इसके पीछे का रीजन ये है कि अंडर 10th क्लास तक में आपको कैल्शियम तक ही पढ़ना है, तो कैल्शियम तक पढ़ने में सिर्फ एक रूल आ रहा था, ये कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट डजंट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो पढ़े थे आप, तो आपके दिमाग में था कि 8 से जितना ज़्यादा है वो आगे में रख देंगे, इसीलिए कई आप में से बोल रहा था कि 2 8 16 होगा,
तो कुछ बोल रहा था कि 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ में आया कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सब लोग यहां तक बनाए हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन एकदम तुरंत से यही हो जाएगा तो काम तो अभी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी अभी एक गड़बड़ हो गया है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता है और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन भी ये नहीं होता है, यानी कि ये दोनों गड़बड़ है, ठीक है। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 13 1 और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 18 1। अब इन सब का जो गलत हुआ, यहां गलत हुआ पोटासियम का, यहां गलत हुआ स्कैंडियम का, इसका रीजन तो यहां बता दिए, लेकिन यहां क्रोमियम और कॉपर का ये गलत क्या हुआ और इसको आपने ऐसे कैसे लिखा है, ये अभी हम नहीं बता पाएंगे। रीजन ये है कि यहां पहुंचने के लिए आपके पास में ऑर्बिटल का कंसेप्ट होना चाहिए, और वो ऑर्बिटल के अनुसार से जब कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि अच्छा यहां क्या होता था। जैसे आप इमेजिन करो ना कि जिस वक्त में आपसे क्वेश्चन पूछे उसी वक्त में हम बताते कि देखो जी आयरन का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 14 2 है, तो आपको समझ में आता, आपको लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। लेकिन यहां से जब रास्ते पे पकड़ करके चले तो आपको समझ में आया कि अच्छा वो हम पहले गलत कर रहे थे। तो उसी तरीके से इसको आप क्रॉस करो, जो सही है वो लिखो, और थोड़ा सा वेट करेंगे कि कुछ सीखेंगे हम लोग और उसके बाद में ये पार्ट पता चलेगा। लिखो अब्बा प्रिंसिपल के बारे में ये क्या बताता है। लिखो इट स्टेट्स दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, it states that the filling of electron in a subcell take place in increasing order of take place in increasing order of their energy, in increasing order of their energy, paragraph change. The comparative energy of a subcell can be determined with the help of Bohr and Bury rule, ऊपर में लिखा हुआ है बोर एंड बरी, झोर बरी मत कर देना, Bohr and Bury rule, with the help of Bohr and Bury rule. It is also known as N plus L rule. It is also known as N plus L rule. It states that डैश दे करके फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखो द सबसेल which has lower value of n, the subcell which has lower value of n plus l, has lower energy. Lower value of n plus l has lower energy. आप समझोगे इसको। ये बोर एंड बरी रूल का फर्स्ट रूल क्या बताता है, जैसे अगर मान ली कि आप सबसे लिख रहे हैं 1s, तो ये आगे का जो नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को बताता है, और ये SPDF है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसका बताता है, l का। अब आप याद करो पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं कि सबसेल में आया था S P D F G, और इनके लिए L का वैल्यू बता सकते हो। S के लिए कितना था 0, P के लिए
1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहां पर ये एल का वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। कहता है कि अगर 2 सेल दिया हुआ है और आपको कंपेयर करना है कि किनका एनर्जी ज्यादा और किनका कम है, तो उनके लिए n प्लस एल का वैल्यू निकालो। जिनके n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फील्ड होगा, उसके बाद में फिर दूसरे में जाएगा। जैसे आप यहीं से निकालो 1s, बताओ 1s के लिए n का वैल्यू कितना होगा? 1, और l का वैल्यू कितना होगा? तो 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ जी 2s है, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? l का वैल्यू, तो 2 प्लस 0 वैल्यू कितना हो गया? 2। अगर हम आपसे 2p पूछें तो बताओ n का वैल्यू कितना होगा? l का वैल्यू कितना हो गया? 3। अगर 3s पूछा जाए तो बताओ n का वैल्यू प्लस 0, यानी ये वैल्यू भी 3। इस पे बाद में आते हैं, पहले यहां तक में। तो देखो यहां 1s 2s 2p निकल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 2s का, और 2s से ज्यादा एनर्जी किसका है? 2p का। यानी जिसके n प्लस एल का वैल्यू छोटा उसका एनर्जी कम, और जिनका जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो अबव प्रिंसिपल ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले जाएगा 1s में, जब 1s फील्ड हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? 2s में, और 2s जब फील्ड हो जाएगा तो 2p में। जब भी कोई दो ऑर्बिट पूछा जाए कि किनका एनर्जी ज्यादा है, तो उनके n प्लस एल का वैल्यू निकालो। जैसे आपसे अगर हम पूछें 4s एंड 3d, इनका निकालना है, तो पहले 4s के लिए बताओ n का वैल्यू, l का वैल्यू कितना हो गया? 4। अब 3d के लिए निकालते हैं, n का वैल्यू, l का वैल्यू, देखो d के लिए कितना है? 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। तो किसका एनर्जी ज्यादा है, 4s का या 3d का? 3d का। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा या 3d में? 4s। जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, और जिसका एनर्जी ज्यादा है उसमें बाद में जाएगा। तो यहां यह इंडिकेट करता है कि 4s के रिस्पेक्ट में 3d का एनर्जी वैल्यू ज्यादा होता है। तो आप ये वाला पार्ट नोट कर लो इधर, देखो बोर एंड बरी रूल का ही सेकंड पॉइंट लिखो। इफ टू सबसेल have equal value of, if two subcell have equal value of n plus l, have equal value of n plus l, then the subcell which has lower value of n, then the subcell which has lower value of n has lower energy. Lower value of n has lower energy, यानी पहला पॉइंट ये बताया कि n प्लस एल निकालो। जिसके n प्लस एल का वैल्यू छोटा उसका एनर्जी कम, जिसका बड़ा उसका एनर्जी ज्यादा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ऐसा भी कंडीशन आएगा कि जब n प्लस एल का वैल्यू अलग अलग सबसेल का सेम हो। जैसे यहां पर अगर हम लोग 2p का निकाले और 3s का निकाले, बताओ तो 2p के लिए n का वैल्यू कितना है? 2, और l का वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। इसका निकालेंगे तो n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 0, तो 3 प्लस 0 कितना? 3। अब देखो दोनों के n प्लस एल का वैल्यू सेम आ रहा है, तो सेकंड रूल ये कहता है कि इन दोनों में जिसके n का वैल्यू छोटा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो बताओ तो किसका एनर्जी कम होगा, 2p का या 3s का? 2p का। तो यानी 2p का एनर्जी कम होगा और इससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 3s का। तो पहले हम लोग फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल में जिसके n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम, और जब सेम आ रहा है तब देखेंगे यहां आगे में इनके पास में 2 है और इसके पास में क्या है? 3, तो जिसके n का वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी वैल्यू कम आएगा।
यानी 2p का एनर्जी कम है और इससे ज्यादा एनर्जी किसका हो गया, 3s। नोट करो इसको। बड़ा था, n प्लस एल अरेंज करना था। सबसे पहला काम आप ये करो, l का वैल्यू में काउंट करने में दिक्कत होता है, तो l का वैल्यू पहले लिख लो, s p d f। इसके लिए l का वैल्यू 0 1 2 3, ये हो गया। अब देखो यहां पर कैसे जो काउंट करेंगे वो 5p है तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 2s 2 + 0 2, 3p 3 + 1 4, 4p 4 + 1 5, 3d 5, 1s 4s 4d 4f 5s 5d 3s 6s 2p कितना 3 7, ये लिखा गया। ठीक है, क्योंकि आप तो n प्लस एल सीख चुके हैं, अगर बताना होगा तभी वो, अदरवाइज बाकी डायरेक्ट ये करेंगे। अब बोर एंड बरी रूल क्या बताता है, जिसके n प्लस एल का वैल्यू छोटा हो उसका एनर्जी कम होगा। तो जो सबसे छोटा वैल्यू है पहले उसको देखेंगे। तो देखो पहले कौन सा है 1, इसको हम कट करते जा रहे हैं ताकि पता चले कि वो हो गया 1s। अब इसके बाद 2, यहां 2s। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान दो यार, देखो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, दोनों जगह पर है। तो जब n प्लस एल का वैल्यू सेम हो तो सेकेंड रूल पर जाओ। सेकेंड रूल बताता है कि अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो तो जिसके n का वैल्यू छोटा होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो बताओ, तो इसके n का वैल्यू 2 है और इसके n का वैल्यू 3, तो इन दोनों में किसका एनर्जी कम होगा 2p। यहाँ 2p उसके बाद में कौन 3s, तो यहाँ 2p इसके बाद में 3s। अब 4 की बारी, देखो यहाँ 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, दो जगह पर, यहाँ 3p है और इस जगह पर 4s। तो पहले क्या लिखेंगे 3p फिर 4s, तो यहाँ 3p इसके बाद में 4s। अब 5 को सिलेक्ट करते हैं, देखो 5 यहाँ 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 तीन जगह पर 5 है, तो 5 यहाँ पर 4p है, यहाँ 3d है और यहाँ 5s है। तो पहले कौन रखेंगे 3d, यहाँ 3d 4p 5s, 5 का हो गया 5 5 5। अब किसकी बारी 6, देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और कहीं है नहीं, तो यहाँ 5p है, यहाँ पर 4d है और यहाँ 6s। तो बताओ किसको लिखेंगे पहले 4d, इसके बाद 6s, यानी 6 का काम हो गया, 6 हो गया 6 हो गया। अब किसकी बारी 7, तो 7 में यहाँ एक 4f है और दूसरा क्या है 6p। तो बताओ पहले किसको लिखेंगे 4f, इसके बाद 7 भी है, एक और है 7 यहाँ पर भी है, तो फिर क्या लिखेंगे 5d, 5d के बाद 6। बना था आपसे। यहां पर अबव प्रिंसिपल में ये जो सीक्वेंस है n प्लस एल, ये हर बार में n प्लस एल लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसके लिए एक पैटर्न डेवलप करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। उसके लिए क्या करना है, यहां पर ये सीक्वेंस बनाना होता है। बोर्ड पर देखो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, 7 तक जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड तक एलिमेंट आते हैं, तो 7 तक लिखने पर हमारे जितने 118 एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो 7 तक जाएंगे। अब याद करो पिछला क्लास, फर्स्ट सेल में सिर्फ एक ही सब सेल था s, क्योंकि l का वैल्यू 0 to n-1 होता है। सेकेंड सेल में s भी था और p भी था, तो p सेकेंड से स्टार्ट होगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p। d थर्ड से स्टार्ट होगा 3d 4d 5d 6d 7d। f 4 से स्टार्ट होगा 4f 5f 6f
7f, बस यहां तक का लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान सिर्फ ये देना है कि S1 से लेकर के कहां तक, 7 तक। P कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, D कहां से, 3 से, और F कहां से, 4 से। आप पहले इतना लिखो ऐसे, पहले 1s को कट करो ऐसे, 1s कट किए, इसके बाद 2s को, हो गया। इसके बाद 2p 3s को, 2p और 3s एक ही एरो जो हो दोनों को कट करेगा, 2p 3s। इसके बाद 3p 4s को कट कर लिए। इसके बाद 3d 4p 5s को, 3d 4p 5s हो गया। इसके बाद 4d 5p 6s को, 4d 5p 6s हो गया। आप देख रहे हो कि लाइन पैरेलल होता जा रहा है। फिर इसके बाद कट करेंगे 4f 5d 6p और 7s। इसके बाद 5f 6d और ये 7p तक, यहां तक लाइन देखोगे तो पैरेलल पैरेलल आ रहा होगा। अब 1s कहीं और 2s कहीं और लिखे होंगे तो बात अलग है, तब पैरेलल नहीं आएगा। हो गया। चलो अब यहां देखो, आप बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां कट करेंगे, 1s, 1s आ गया। इसके बाद कहां जाएगा, 2s हो गया। 2s के बाद 2p 3s, 2p 3s। इसके बाद 3p 4s। इसके बाद 3d 4p 5s। इसके बाद 4d 5p 6s। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद तो 118 एलिमेंट तक का कॉन्फ़िगरेशन यहां तक हो जाएगा। ये एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, जब 1s फिल्ड हो जाएगा तो फिर किस में जाएगा, 2s। 2s के बाद किस में जाएगा, 2p। 2p के बाद 3s। जैसे एरो बता रहा है वैसे, जैसे कैसे कोई लोकेशन होता है तो आपको एरो डायरेक्शन दिया हुआ होता है और आप उस एरो के अनुसार से पकड़ करके चलते चले जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही ये रास्ता दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे पहले किस में जाएगा फिर किस में जाएगा। तो 2p के बाद कहां जाएगा, 3s। बताओ 3s के बाद 3p, इसके बाद 4s, 4s के बाद 4p 5s। समझ में आ रहा है। अब जिनसे पूछेंगे वो बताओगे। सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हुए, हाँ बता तो बाबू तुम, 6p तुमको दिख रहा है, 6p दिखा। आप बताओ 6p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 7s में। सही बताया है, ठीक है बैठो। तुम बोलो, हाँ 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 तुम बताओ 4s दिख रहा है तुमको, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सही बताया है। 4s यहां पर है, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3d में। बैठो तुम उधर सबसे लास्ट में, हाँ तुम बताओ 5f दिख रहा है तुमको, 5f के बाद 5f के बाद में 6d। 5 एरो, ये तीर जो है देखो यहाँ पे 4s इस जगह पे खत्म हो गया। तो जब ये खत्म हो गया तो फिर नेक्स्ट एरो पकड़ेंगे। फिर कहाँ जा रहा है, 3d। 3d के बाद में कहाँ, 4p। 4p के बाद में 5s। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो 4d 5p 6s। यानी कि ये सीक्वेंस बताता है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अनुसार से, यानी अबव प्रिंसिपल के अनुसार से बनाया गया एनर्जी सीक्वेंस।
ये बताता है कि किस सबसेल का एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है। सबसे कम एनर्जी किसका है? 1s का। 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, और ये आपको लिखने आना चाहिए कन्फिगरेशन के लिए। और कन्फिगरेशन लिखने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग का सिर्फ पार्ट याद रखोगे कि पहले 1s में गया, 2s में गया, फिर 2p, 3s में गया। आप 2-3 के बाद में लाइन पैरेलल खींचते चले जाना है। तो पैरेलल खींचते चले जाना है, तो जहां कट करेगा वो सीक्वेंस बता देगा। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा। तो सबसेल के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।